Welcome to Study Unscripted. We are going to start our new chapter, that is chapter 14, Semiconductor. In this lecture, we'll read the NCERT line to line. So let's start. This lecture mainly contains the important points and assumption reason type of problems और जो भी important formulas होंगे साथ में मैं कराता चलूँगा जो भी NCERT में दे रखे हैं along with an text question जो भी दे रखे होंगे. So this is the 2024 and 2025 edition. So let's start. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी पॉइंट और ये न्यू सिलेबस और न्यू एडिशन वाला बुक है. सो लॉजिक गेट इस एडिशन में नहीं है बट लॉजिक गेट इज प्रेजेंट इन द सिलेबस ऑफ नीट एंड जेई. तो मैं ओल्ड एडिशन से उस पेजेस को अटैच करके करा दूंगा लॉजिक गेट्स. ओके, so let's start the introductory point, that is 14.1. I have highlighted all the important points which is required, so just highlight in your textbook also. So device in which a controlled flow of electron can be obtained are the basic building blocks of all the electronic circuit. तो बेसिक जैसे कि सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सिमिलरली वो डिवाइस जिसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर सके और एक डायरेक्शन में कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. एंड इसी चीज को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं. दिस डिवाइसेस वर mostly vacuum tubes, also called valves. Okay, in 1948 ये पहले की बातें बता रहा है. The vacuum diode which has two electrode, that is anode and cathode. तो जो एनोड वाला पार्ट होता था हम उसको प्लेट भी बोलते थे, ठीक है. कॉमनली वी कॉल इट्स जस्ट अ प्लेट बिकॉज ये 1948 की बातें कर रहे हैं. जो ट्रांजिस्टर था हम उसको 1948 में क्या बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब्स बोलते थे, और जो एनोड था उसको हम प्लेट बोलते थे. एंड जो उसका ट्रायोड था उसके पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते थे. द फर्स्ट वन कैथोड, द सेकेंड वन इज द प्लेट जो कि आज के टाइम पे एनोड है, एंड द थर्ड वन इज द ग्रिड. और जो टेट्राइड होता था सिमिलरली पेंटोड जिसमें 4 और 5 इलेक्ट्रोड्स होते थे. So let's start with the vacuum tube. The electron are, let me highlight this. The electron are supplied by the heated cathode. तो कीप इन माइंड जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता था वो सप्लाई होता था किससे, हीटेड कैथोड से. एंड द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम is obtained by varying the voltage between the different electrodes. Vacuum is required in the inter-electrode space. Vacuum is required in the inter-electrode space. So these are some important points for vacuum tube. इसमें हमने ये सीख लिया जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सप्लाई कहाँ से हो रहा था, हीटेड कैथोड से. उसके बाद यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज था वो फिक्स नहीं था, इट वाज वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, वो वेरी कर रहा था. और जो वैक्यूम है ये रिक्वायर्ड होता है बिटवीन इंटर इलेक्ट्रोड. सो कीप इन माइंड दिस इज इंटर और इंट्रा दोनों अलग होता है. इंटर यानी कि बिटवीन टू, तो बिटवीन टू इलेक्ट्रोड स्पेस प्रेजेंट होता था कौन, ये जो वैक्यूम था, वैक्यूम ट्यूब. तो अदरवाइज देखो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में लूज देयर एनर्जी ऑन कॉलिजन with the air molecules in their path. अब यहाँ पे assertion reason के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि why vacuum tube was required. क्यों वैक्यूम ट्यूब रिक्वायर्ड हुआ था, बिकॉज अगर वो नॉर्मली स्पेस में मूव करता तो माइट भी वो अपनी एनर्जी लॉस कर देता बिकॉज ऑफ द कॉलिजन विद एयर मॉलिक्यूल्स इन द पाथ. इन दिस डिवाइस द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू द एनोड, ठीक है, हीटेड कैथोड टू द एनोड ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, तो देयरफॉर सच डिवाइसेस आर जनरली रिफर्ड टू एज वाल्व्स. अब जैसे कि हम बायोलॉजी में भी देखते हैं जो हमारा वाल्व्स होता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराता है. सिमिलरली ये जो वाल्व है ये भी यूनी डायरेक्शनल फ्लो करवा रहा है, बट वो जो वाल्व होते थे वहाँ पे हम ब्लड का फ्लो करा रहे थे यूनी डायरेक्शनल इन बायोलॉजी चैप्टर्स, बट यहाँ पे हम इसकी फ्लो करा रहे हैं यूनी डायरेक्शनल. यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो करवा रहे हैं. ओके, तो ये जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होते हैं, ये जो डिवाइसेस होते थे वो बल्कि होते थे, हाई पावर लेते थे, और उनको चलाने के लिए वोल्टेज देख रहे हो हाई चाहिए था 100 वोल्ट्स के करीब में, ठीक है. एंड इनका कुछ लिमिटेड लाइफ होता था और वो लो रिलायबिलिटी के होते थे. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो तुम्हारे वैक्यूम ट्यूब होते थे वो लेसर रिलायबल होते थे. ओके, द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर. तो बस इन्हीं चीज़ों को रिमूव करके हमें क्या लेना था, एक मॉडर्न सेमीकंडक्टर बनाना था, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर. तो अब ये जो सीड था यानी कि उपज क्या था, मतलब उपज क्या था कि जिसकी वजह से हमें लाना पड़ा सेमीकंडक्टर को, बस यही रीजन थे कि वो बल्कि था, हाई पावर लेता था, लो रिलेबल था, हाई वोल्टेज लेता था, पावर लॉस भी होता था, हाई पावर, ठीक है. तो ये 1930s में हमारे सेमीकंडक्टर का वो हुआ, आना चालू हुआ सामने. बट अर्लियर इन 1948 देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या देखा था,
अर्लियर 1948 वैक्यूम ट्यूब मोस्टली यूज्ड होते थे. So now read this statement. It was realized that some solid state semiconductor and their junctions offer the possibility of controlling the number and the direction of flow of charge carriers to them. तो हमें ये पता चला जो ये सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर हैं वो हमें एक ऑफर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी कि हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, नंबर को भी और डायरेक्शन को भी, कि हमें कितना फ्लो ऑफ चार्ज करवाना है. ओके. Simple excitations like light, heat, small supplied voltage can change the number of mobile charges in the semiconductor. तो ये पॉइंट वो है जिसकी वजह से हमारे मोबाइल चार्जेस जो है ना सेमीकंडक्टर में, उनमें कुछ नंबर में चेंजेस ला सकते हैं. तो वो कौन से हैं? तो अगर इसको हम लोग सिंपली एक्साइटेशन करा दें किससे, लाइक लाइट से, हीट से या स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज से, तो ये चेंजेस करवा सकते हैं. बट हमने पहले वाले वाल में क्या दिखा था, इनको हाई पावर चाहिए था. ठीक है ना, हाई पावर कंज्यूम करते थे. So these were some benefits of using a solid state semiconductor irrespective of the valve. Now let's read the next page. Now, supply and flow of charge carriers in the semiconductor devices are within the solid itself, while in earlier vacuum tube या valve भी हम जिसको बोल सकते हैं, the mobile electrons were obtained from the heated cathode and they were meant to flow in the evacuated space or vacuum. अब हमने ये भी रीज़न देखा था कि हमें वैक्यूम क्यों यूज़ करना पड़ता था, ताकि वो अपना एनर्जी लॉस ना कर पाए. तो हमने ये चीज़ देखा, एक डिफरेंस देखा बिटवीन सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर एंड द वाल्व, कि यहाँ पे जो सप्लाई और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होते थे सेमीकंडक्टर में, वो विद इन द डिवाइस इटसेल्फ होते थे, सॉलिड डिवाइस के अंदर होते थे. बट हम जो वैक्यूम वाले यूज़ कर रहे थे वहाँ पे इन डिवाइसेस, इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए हमें एक हीटेड कैथोड की ज़रूरत होती थी. हीटेड कैथोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था और उसको मूव करना पड़ता था फ्रॉम अ इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम. ओके. No external heating or large evacuated space is required by the semiconductor device. They are small in size, consume low power, operate at lower voltage. ये वो सीडिंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमें सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर को यूज़ करना पड़ा था, और वो सारे प्रॉब्लम्स इन पॉइंट्स में देखो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं. ओके. और ये लॉन्ग लाइफ के भी होते थे और ये हाईली रिलायबल होते थे एज कम्पेयर टू द वाल्व्स. ओके. नाउ इवन द कैथोड रे ट्यूब CRT यूज्ड इन टेलीविजन, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते थे, now it has been replaced by LED TVs and LCD TVs, and computer monitors which work on the principle of vacuum tubes are being replaced. Now same चीज़ यहाँ पे इसने बोला, जब हम कैथोड रे ट्यूब्स वाले टेलीविज़न यूज़ कर रहे थे, जो बड़े बड़े बॉक्स वाले टीवी हो रहे थे, कंप्यूटर मॉनिटर्स हो रहे थे बिग बॉक्स वाले, तो उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है LCD से, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब. कौन वर्क करता था? कैथोड रे जो ट्यूब था वो वैक्यूम ट्यूब पे वर्क करता था. इसको हमने रिप्लेस कर दिया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से, जो LCD मॉनिटर्स में यूज़ हो रहा है, जिसमें सपोर्ट किसका होता है? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का सपोर्ट होता है. यानी कि ये सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं जो मॉडर्न डे टेलीविजन हम सेट यूज़ कर रहे हैं. Much before the full implications of the semiconductor device was formally understood, a natural occurring crystal of galena, जिसको हम लीड सल्फाइड PBS बोलते हैं, with a metal point contact attached, it was used as a detector of radio waves. Now अब देखना है कि हमें जो रेडियो वेव्स डिटेक्ट करने के लिए जो अर्लियर मेथड्स हैं उसमें किस चीज़ का यूज़ करते थे. तो हम वहाँ पे गैलीना PBS जो है और विथ अ मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट अटैच्ड, इसको यूज़ करके हम रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर लिया करते थे. ओके. नाउ बट अब सेमीकंडक्टर ने सबको रिप्लेस कर दिया. नाउ दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यहाँ पे तुमने बेसिस समझा सेमीकंडक्टर का और इसके हिस्ट्री को देखा हमने. नाउ आई हैव रिटेन द पॉइंट्स, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था बिकॉज हर लाइन ही इंपॉर्टेंट थी इसमें. नाउ अब हमने देखा ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर क्या है? दिस इज अ यूनिट ऑफ सेमीकंडक्टर कह सकते हो. ठीक है, मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट है, हमने यहाँ पे देखा था. Device in which the controlled flow of electrons can be obtained are the basic building blocks of the electronic circuit. तो तुमने ये देख लिया कि ट्रांजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक यूनिट है. हमने वैक्यूम ट्यूब को देख लिया जो हमारे वाल्व्स हैं. हमने डायोड ट्रायोड को देख लिया. हमने वैक्यूम रिक्वायरमेंट को देख लिया, रिक्वायर्ड क्यों थे और इसको क्यों रिमूव किया गया, हमने ये पॉइंट्स को भी देखा. हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जो हीटेड कैथोड से निकल के आ रहा था एंड फिर उसको इवैक्यूएटेड ट्यूब से फ्लो करवाया जा रहा था वैक्यूम में. फिर हमने मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर को देखा एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, हमने ये भी देखा बिकॉज ये ज़्यादा मोर रिलेबल हो चुके हैं आज के टाइम पे. इनका लेस वेट होता है, मोर लेस पावर कंज्यूम करते हैं. फिर हमने डिफरेंस भी देखा कि वैक्यूम ट्यूब में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए या चार्जेस के लिए एक वैक्यूम स्पेस की ज़रूरत होती है
और जो मॉडर्न डे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो विद इन द सॉलिड इटसेल्फ वो फ्लो कर लेते हैं। फिर हमने सीआरटी को देखा, कैथोड रे ट्यूब, जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब के एप्लीकेशन पे अपने टीवी सेट्स को और मॉनिटर को यूज़ कर लेते हैं, बट नाउ इट इज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द एलसीडी एंड टीवीज़। देन हमने गैलीना को देखा जो पीवीएस था, अलॉन्ग विथ मेटल अटैच करके उसको हम रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर लेते थे। ओके, डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स। नाउ विल सी द टॉपिक 14.2, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्ट बेसिस जो हमारा है क्लासिफिकेशन के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। नाउ अब हम देखते हैं सॉलिड को, यहाँ पे हम सिर्फ सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे सॉलिड को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अब जो कंडक्टिविटी होता है वो इन्वर्स होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। यहाँ पे हम सिग्मा से कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रो से हम रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ मेटल्स जो होते हैं वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, ठीक है, दे पोजेसेस वेरी लो रेजिस्टिविटी और इनके पास होता है हाई कंडक्टिविटी। नाउ ये डाटा को तुम देख सकते हो बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन द मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, या एजर्सन रीजन में भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कंडक्टिविटी है दैट इज 10 टू द पावर 2 टू द 10 टू द पावर 8। ओके, और यहाँ पे जो यूनिट्स यूज हुए हैं, यहाँ पे देखो ओम मीटर, सो 1/ओम मीटर that is equal to Simon divided by meter। ओके, फिर अगेन तुम सेमीकंडक्टर को देख सकते हो, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो बिटवीन होता है मेटल के और इंसुलेटर के, यानी कि वो मेटल से लोअर बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है कुछ कंडक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे देख लिया उसकी कंडक्टिविटी को 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर -6। और यहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी को भी देख लिया, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में डिफरेंस देख लो, और वो डिफरेंस बेस्ड है इस फॉर्मूले पे। अगेन द इंसुलेटर, इसका जो होता है लीस्ट कंडक्टिविटी होता है एंड दैट इज हाईली रेजिस्टिविटी शोइंग टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये हाईली रेजिस्टिबल होता है। तो यहाँ पे तुम इस डाटा को देख लो जो कि है 10 टू द पावर -11 टू 10 टू द पावर -19, ये इसका है कंडक्टिविटी। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी गिवन अबव आर इंडिकेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कुड वेल गो आउटसाइड द रेंज। सर अभी ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड रेंज है बस, बट वो जो मटेरियल है वो इस रेंज से भी बाहर जा सकते हैं। ओके, so relative values of resistivity are not the only criteria for distinguishing the metal, insulator and semiconductor। ओके, अभी हमने इस जिस बेसिस को देखा, यही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट उसके कुछ क्राइटेरिया और भी हैं। आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर विच कुड बी। अब हम पहले पॉइंट को देखते हैं, दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, देन विल सी द कंपाउंड सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट इज द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 14, कार्बन फैमिली के हैं ये। और ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, अब इसमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर में देखो, अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस 3 पॉइंट्स। और जो एग्जांपल्स उनको भी काफ़ी क्लियरली, बिकॉज इफ क्वेश्चन अब यहाँ से बने देन इट विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। ओके, जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, उसका फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज सीडीएस, देन जीएएस, देन सीडीएससी, देन इंडियम और फास्फोरस का यहाँ पे कोई कंपाउंड है। तो इन चीज़ों को तुम्हें याद कर लेना है एज इट इज़। और जो तुम्हारा ऑर्गेनिक है, यहाँ पे एंथ्रासीन है, डॉप्ट पैथोलोसाइनिन है, एंड जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है उसमें है पॉलीपाइरॉल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन। और ये जो एग्जांपल है ये तुम्हें एक और जगह मिलेगा, ये केमिस्ट्री में फिर एक जगह मिलते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो ये वो कंडक्टिव है, सॉरी पॉलीमर चैप्टर तो रिमूव हो चुका है, तो अब ये शायद ही मिले। तो पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन, these are the organic polymer which can be used as the compound semiconductor। so you have to keep this names in your mind, इसको कहीं लिखो, याद करो, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, इनऑर्गेनिक का ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ऑर्गेनिक में ये रहा एंथ्रासीन, डॉप्ट, यहाँ पे डॉप्ट को देख लो ध्यान से, देन पैथेलोसायनिन। ऑर्गेनिक में रहा पीपीपी यानी कि पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीथायोफीन। तो कीप इन माइंड। Now, most of the currently available semiconductor devices are based on the elemental semiconductor, ठीक है। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होते हैं कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले, ठीक है। एंड देखो अब सिलिकॉन और जर्मेनियम तो तुम्हारे हो गए एलिमेंटल वाले, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट यूज्ड होते हैं या मोस्ट यूज्ड होते हैं फ्रॉम द कंपाउंड सेमीकंडक्टर, दे आर द इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये वाले भी ज़्यादातर यूज होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर का जब बात आता है सामने। तो
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे क्वेश्चन अराइज हो पाए, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा राइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ओके, अब यहाँ पे हम अगेन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, मेटल को, इंसुलेटर को एंड सेमीकंडक्टर को, ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। अब हम देखते हैं इसको। दिस इज द न्यू एडिशन, तो हम इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, और जो पॉइंट या जो टॉपिक अब सिलेबस में है बट न्यू एडिशन से मिसिंग है, तो उसको हम ओल्ड एडिशन से लाकर उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, जो कि तुम्हें एटॉमिक स्टेट में मिलेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मिलेगा केमिस्ट्री में, एन आइसोलेटेड एटॉम, द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व्स। ओके, और एनर्जी को लिखने का यही फॉर्मूला होता है ना, 13.6 EV डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है जो हम देखेंगे एटॉमिक, और ये हम दोबारा किस में देखेंगे, एटॉम्स वाले चैप्टर में भी देखेंगे इन मॉडर्न फिजिक्स। तो अगेन विल सी दिस पॉइंट्स, ओके। बट when the atoms come together to form the solid they are close to each other। अब हम एनर्जी तो पता कर लेते हैं उसके किस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं उन चीज़ों से, बट जब वो काफ़ी क्लोज आ जाएं और सॉलिड फॉर्म कर ले तो ये काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है पता करना। तो द आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटॉम्स वुड कम वेरी क्लोज और could also overlap also, so this would make the nature of electron motion in a solid very different from दैट इन एन आइसोलेटेड एटॉम। अगेन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक हार्ड स्टेटमेंट इसने यूज करा है, बिकॉज ये क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आने के चलते जो नेबरिंग एटॉम्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं या ओवरलैप कर जाते हैं, और इसी चीज की वजह से नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मोशन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सॉलिड में काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं एक एटॉम के मुकाबले, ओके। Now, inside the crystal of each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges. Because of this, each electron will have different energy level. These different energy levels with continuous energy variation form what are called energy bands. So this was the definition for energy band. इसमें हमें ये पता चला हर इलेक्ट्रॉन के पास different energy level होते हैं, और इनका जो एनर्जी लेवल है विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म, और इसी चीज़ों की वजह से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास सिमिलर पैटर्न नहीं हो सकता है सराउंडिंग चार्जेस का। तो दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ओके। With no external, the energy band above the valence band is called the conduction band. With no external energy, all the valence electron will reside in the valence band. अब हम आगे देखेंगे कि जो वैलेंस बैंड होता है इसके ऊपर एक और बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में जो गैप होता है इसकी वजह से हम मेनली डिसाइड कर पाते हैं जो हमारा मटेरियल है वो मेटल, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है। So normally the conduction band, normally the conduction band is empty, but when it overlaps on the valence band, the electrons can move freely into it, and this is in the case with the metallic conductor, because metallic conductor में जो valence band होते हैं वो overlap कर जाते हैं conduction band से। So but some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. These electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create a vacant energy in the valence band where other valence electron can move. This is a process creates the possibility of conduction due to the electron in conduction band as well as the due to the vacancies in the valence band. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तुमने देख लिया, बिकॉज ये तभी पॉसिबल है जब कुछ एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगा, तभी तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड में भाग जाएंगे, और जब वो अपनी जगह को छोड़ेंगे तो वहाँ होल क्रिएट होगा, और जिस जगह पे वो जाएंगे वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस सम कंडक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर के केस के बारे में बोल रहा था, और बट इन सम इंसुलेटर्स के काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और बट टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी सी कंडक्टिविटी तो सभी की बढ़ जाती है, सिमिलरली विद द इंसुलेटर ऑल्सो थोड़ा सा इसका भी कंडक्टिविटी बढ़ जाता है अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए। तो अब इस पेज में कुछ नहीं है, बिकॉज जो भी अब कुछ इस पेजेस में है तो उसको हम डायग्राम्स में देख लेंगे। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इन न्यू सिलेबस अब वैलेंस बैंड टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, बट हम इसको करते जा रहे हैं बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द न्यू एडिशन बुक, ठीक है। बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जो सिलेबस से रिमूव थे बट इन एग्जामिनेशन
इट वाज देयर, क्वेश्चन वाज देयर बेस्ड ऑन दैट टॉपिक्स। तो हमें ये पता चलता है जो हमारा कंडक्शन बैंड है ना वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है कब, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे क्यों ही जाएगा कंडक्शन बैंड में कोई। Now, this is figure 14.1 consists of infinitely large number of closely spaced energy states. The energy bond position in the semiconductor at 0 Kelvin. ठीक है, infinitely large number of state each occupied by 2 electrons at 0 Kelvin. ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख लिया कि जब ये 0 केल्विन है ना तो कोई जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरीके से खाली है। बस यही चीजें हैं, छोटी छोटी बातें देख लो। नाउ this situation makes us a large number of electrons available for electronical conduction। कौन सा सिचुएशन, ये मेटल के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, when the valence band is partially empty, electrons from its lower level can move to the higher level making the conduction possible। therefore the resistance of such material is low and conductivity is high। जो हमने देखा था कंडक्टिविटी जो इसके थे ना वो काफी हाई थे। ठीक है, कंडक्टिविटी मेटल्स के काफी ज्यादा हाई थे। एंड देयर इज द डायग्राम फॉर द मेटल्स। ठीक है, अब इस मेटल में देखो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक है, दिस इज फॉर वैलेंस बैंड एंड दिस इज फॉर द कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग हो रहा है किसके बीच में, दोनों के बीच में। और यहाँ पे जो तुम्हारा गैप है, एनर्जी गैप है, वो 0 है। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे इजिली कंडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे एनर्जी कंडक्ट होगा। बट सिमिलरली केस में देखो तुम पॉइंट फिगर बी, ये जो तुम्हारा इंसुलेटर का है, तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ना वहाँ पे देखो इट्स ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। और लोअर देन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट ग्रेटर देन द 0, तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे एक सेमीकंडक्टर की तरह। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो है, बिकॉज अगर एनटीए ने बोल दिया इस चीज़ को, सिलेबस उन्होंने रिमूव कर दिया है बैंड एनर्जी डायग्राम को, तो बस तुमने देख लिया, दैट इज इनफ। और मेनली सेमीकंडक्टर्स में तुम्हें पता है लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहते हैं, बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी रहते हैं 1 से 2। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हमने ऊपर डायग्राम्स में तो तीनों केसेस पे देख लिया, बट हम यहाँ पे अगेन देख लेते हैं इसके टेक्स्ट में कुछ कोई पेंट पॉइंट मिल जाए हमें। ओके, तो दिस इज केस 2। ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में, किसके, इंसुलेटर के। एंड देयरफॉर देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज पॉसिबल। Note that the energy gap is so large that was greater than 3 electron volt that electrons cannot be excited from the valence band to the conduction band by the thermal excitation। अब यहाँ पे जो हम एनर्जी देने की बातें कर रहे थे किसमें, इंसुलेटर में, तो वो किससे पॉसिबल है, थर्मल एक्साइटेशन से। थोड़ा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो पॉसिबल है कि उसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, बट इतनी भी नहीं बढ़ पाए कि वो इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी गैप के बैरियर को वो तोड़ सके। नाउ पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे हमने देखा था अबाउट द सेमीकंडक्टर, जो इसको हम बोल सकते हैं कि 0 केल्विन पे इसका कंडक्शन भी 0 ही रहता है। ठीक है, तो हमने फिगर सी में देखा फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप जो था, यानी कि उसका लोअर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका बैंड गैप था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैंड गैप एट रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी गैप एंड इंटर इनटू द कंडक्शन बैंड। और रेजिस्टेंट सेमीकंडक्टर का उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर। एंड यू कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, और ये अपोजिट होता है किसके कंडीशन से, मेटल के कंडीशन में। मेटल में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, बट इन सेमी कंडक्टर अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो कीप इन माइंड। नाउ विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 14.3 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मेनली दो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं अपने प्योर फॉर्म में। ओके, और इसमें अगर हम डॉपिंग कर दे, इसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, देन दिस कन्वर्ट्स इनटू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सो हम देखते हैं इस टेक्स्ट में इसके बारे में क्या क्या दे रखा है लाइन टू लाइन। तो ईच एटॉम इज सराउंडेड बाई 4 नियरेस्ट नेबर। अब किसकी बातें हो रहा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। नाउ अब यहाँ पे देखना है, वी नो दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ये कार्बन फैमिली के हैं। तो इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एवरी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटॉम टेंड्स टू शेयर one of its 4 valence electron with each of its 4 nearest neighboring atoms। अब यहाँ पे देख लो, फॉर एग्जांपल ये है तो ये शेयर कर रहा है इससे, 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 4 लोग से शेयर कर रहे हैं ना। दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर रिफर्ड
टू एज फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड और सिंपली अ वैलेंस बॉन्ड। तो ये जो दोनों नेबरिंग एटम्स के बीच में जो ये 4 बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, दिस बॉन्ड्स आर नथिंग बट द कोवेलेंट बॉन्ड और द वैलेंस बॉन्ड। ओके, एंड दिस इज द लटाइज स्ट्रक्चर जो अभी हम देख रहे हैं। नाउ ये 3 डायमेंशनल डायमंड लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन का, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, ठीक है। और इसके ये स्पेसिंग दे रखे हैं, लटाइज स्पेसिंग, जो हमें याद नहीं रखना। बस ये देख लो कि ये सबसे ज़्यादा किस में है, जर्मेनियम में है, उससे कम ये सिलिकॉन में है और सबसे कम ये कार्बन में। तो यहाँ पे जो फिगर 14.3 है जो अभी हमने देखा, इट शोज अ आइडियलाइज्ड पिक्चर इन विच नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ऑल बॉन्ड्स आर इंटैक्ट। अभी हमने देखा ना सारे शेयर करे अच्छे से। सच अ सिचुएशन अराइजेज एट लो टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मोर थर्मल एनर्जी बिकम्स अवेलेबल to these electrons and some of these electrons may break away, becoming free electrons and contributing to the conduction. So the thermal energy effectively ionize only few atoms in the crystalline lattice and creates a vacancy in the bonds, जो कि तुम फिगर 14.5 ए में देखोगे। जो 14.5 ए देख लो कहाँ पे, ये रहा 14.5 ए। थर्मल की वजह से कुछ एनर्जी ज़्यादा हुआ और कुछ को एनर्जी मिली और कुछ अपना बॉन्ड ब्रेक करके घूमने लगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो गए। बस इतना ही बोल रहे हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया, तो थर्मल एनर्जी आर इफेक्टिवली आयोनाइज ओनली फ्यू। देखो अब यहाँ पे देखो, जो थर्मल एनर्जी था वो सिर्फ फ्यू एटम्स को आयनाइज कर रहा था इफेक्टिवली, ठीक है, फ्यू एटम्स को। इन चीज़ों को ध्यान देना है। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं जो नेबरहुड का पड़ोस वाला जो है, फ्रॉम विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज माइनस क्यू एंड कम्स आउट लीव्स अ वैकेंसी विद द इफेक्टिव चार्ज ऑफ प्लस क्यू। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल गया वो माइनस क्यू हो जाएगा, और जो होल वहाँ पे वो क्रिएट कर गया तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, यानी कि वो प्लस क्यू के लिए, ठीक है। इफेक्टिव चार्ज वहाँ पे प्लस क्यू हो गया। तो द वैकेंसी विद द इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड होल, जो कि प्लस क्यू था। द होल बिहेव एज एन अपेरेंट फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, जहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इट इज नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। और यहाँ पे Ni जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को डोनेट कर रहा है, और ये तीनों बराबर हैं। बस इसको माइंड में रख लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। नाउ सेमीकंडक्टर पोजेसेस अ यूनिक प्रॉपर्टी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स, होल्स कैन ऑल्सो मूव, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब ऐसा इसने क्यों बोला कि होल्स मूव कर सकते हैं। So the movement of holes can be visualized as figure 14.5b. An electron from the covalent bond at side 2 may jump to the vacant site 1 hole. Thus, after the jump, hole is at site 2 and the site 1 has now an electron. Therefore, apparently the hole has moved from site 1 to site 2. अब बस ये कुछ नहीं बोल रहा। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे डायग्राम से दिखा देता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे कोई होल था साइट 1 पे, ठीक है, और कहीं दूसरे साइड पे कहीं पे कहीं इलेक्ट्रॉन था। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन था। अब ये कूद के चला गया साइट 1 पे जहाँ पे होल था, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और होल मैच कर गया, और देखो यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया सब अपना इलेक्ट्रॉन। बट जहाँ से भागा ना वहाँ पे उसने होल क्रिएट कर दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 टू फर्स्ट होल टू सेकंड होल हो गया। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि हम ऐसे भी इस तरीके को देख सकते हैं कि हमारा होल ही मूव कर गया, क्योंकि वो पहले प्रेजेंट था साइट ए पे, नाउ इट इज प्रेजेंट ऑन द साइट 2। बस इसने इस चीज के लिए ऐसा बोला है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोट दैट द इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली सेट फ्री इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ होल मोशन। तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो हमारा होल का मोशन हुआ साइट 1 से साइट 2 पे, तो वहाँ पे हमारा जो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन जो सेट फ्री कर दिया गया था थर्मल जनरेटेड एनर्जी से, जो इलेक्ट्रॉन भाग गया साइट 1 से होल पे, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन कहीं इन्वॉल्व नहीं है इस HOLE के मूवमेंट में। ओके, तो उस वाले होल के मूवमेंट के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को तो कोई मतलब ही नहीं हो, थर्मली एक्साइट हो गया, वो चला गया अपना बाहर जहाँ जाना था उसको। So the free electron moves completely independently as conduction of electron and give rise to an electron current. यहाँ पे उसने I की formation की under the applied electric field. Okay, remember that the motion of hole is only a convenient way of describing the actual motion of found electrons. ठीक है, जिस चीज को मैं बोल रहा था, ये बस एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, कन्वीनियंट तरीका है
बताने का कि कैसे एक्चुअल मोशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड these holes move towards the negative potential, giving the whole current IH, and the total current I is equal to current of electron plus current of hole। ठीक है, और ये सब मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट की वजह से सारे मूवमेंट हो रहे हैं। नाउ कीप इन माइंड, जो भी हमारा ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं दैट दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पे पी टाइप एन टाइप क्रिएट होंगे, यहाँ पे जो भी हो, बट दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उनका जो चार्ज होता है दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें पता रहनी चाहिए। A simultaneous process of recombination occur which the electron recombine with the hole. So at equilibrium, the rate of generation is equal to the rate of recombination of charge carriers. The recombination occur due to the electron colliding with the hole. तो हमें यहाँ से ये पता चला कि एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द होल, और वहाँ पे कुछ जो इक्विलिब्रियम है ना वहाँ पे, तो रेट ऑफ जनरेशन वहाँ पे इक्वल है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के। ठीक है, अब जहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन और होल का क्या बोला जनरेशन हो रहा है ना, उतने ही रेट में उसका रिकॉम्बिनेशन भी हो जा रहा है। और इस रिकॉम्बिनेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद द होल। सो यू कैन से दैट कि अगेन यहाँ से एजर्सन रीजन या स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ अब हमने इस डायग्राम्स को तो काफी देखा था टेक्स्ट में और वहां पे हमने समझ लिया था। नाउ लेट्स सी वंस अगेन, यहाँ पे तुमने मॉडरेट थर्मल एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है, किसी एटॉम को। वहां पे जो इनका जो वैलेंसी था +4, जो कि कन्वीनियंटली 4 अदर नेबरिंग एटॉम से ज्वाइंट थे, वहां पे कोई उनका बॉन्ड टूट जाता है और वो इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेट होके फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और वो भागने लगता है अपना। ठीक है, तो वहां पे जहां से वो चले जाते हैं वहां पे होल का क्रिएशन होता है और उसका चार्ज होता है +Q, और जो ये भाग चुके हैं इलेक्ट्रॉन दीज आर -Q। अब किसी और साइड से कोई और इलेक्ट्रॉन, साइड 2 से इलेक्ट्रॉन निकला और वो चला गया साइड 1 पे। अगेन यहाँ पे ये -Q गया +Q के पास, वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, और यहाँ पे अगेन इसने साइड 2 पे +Q यानी कि होल का क्रिएशन कर दिया। और इस दोनों डायग्राम में हमने सेम चीज को देखा। ठीक है, और इसने यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखी हुई है। इफ यू वांट टू रीड सो यू कैन रीड, यहाँ पे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ देखो लास्ट पॉइंट क्या लिख रहा है इसने लास्ट पैरा में। An intrinsic semiconductor will behave like an insulator at 0 Kelvin, because 0 Kelvin पे कैसे बिहेव कर रहा है? क्योंकि ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे देर इज कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो वैलेंस बॉन्ड से कोई कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, कोई होल जनरेट हुआ ही नहीं। यू कैन सी हियर, तो कोई इलेक्ट्रिकली कंडक्शन हुआ नहीं, तो ये इंसुलेटर की तरह वर्क कर गया एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये तब कंडक्ट करेगा जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तब ये काम करेगा। और ये जो डॉट्स है ना, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दिस वाइट डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द होल। तो यहाँ पे तुम देखो 14.6, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड में तुम्हारा होल्स क्रिएट होते हैं। और कीप इन माइंड, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ऊपर भागे हुए, उतना ही नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एग्जांपल 14.1 है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के 3 लटाइस स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। तो वाई इज कार्बन दी इंसुलेटर वाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? बिकॉज तुम कह सकते हो कि आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ना कार्बन का, कार्बन एक छोटा एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाले में आता है। एज तुम नीचे आओगे ग्रुप में तो तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होते जाता है, बिकॉज उनके बीच का गैप इंक्रीज होते जाता है ना, तो तुम कह सकते हो उनको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो अब हम सॉल्यूशन से देख लेते हैं। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम लाई रिस्पेक्टिवली इन द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्बिट। ओके, वही चीज़ें आयोनाइजेशन एनर्जी वाली। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटॉम्स, आइसोलेटेड एटॉम्स, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विल बी लीस्ट फॉर जर्मेनियम, यानी कि सबसे नीचे वाला है ना ग्रुप में, फिर उस सेकेंड लीस्ट होगा सिलिकॉन, और सबसे हाई होगा कार्बन के लिए। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन आर सिग्निफिकेंट बट नेग्लिजिबल स्मॉल फॉर कार्बन। तो यही सब रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट कार्बन इज एन insulator and these silicon and germanium are the intrinsic semiconductor. I will going to read the next topic, that is 14.4 extrinsic semiconductor। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको, हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने क्या क्या करा। तो द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, हमने देखा था। हम लोग थर्मली एक्साइट कर रहे थे एटॉम्स को, तब तो वहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहे थे उनके बॉन्ड्स, बट एट अ रूम टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी इज वेरी लो, एज देर इज नो
इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग दिस सेमीकंडक्टर। अगर एक रूम टेम्परेचर पे हम जनरली कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उतने टेम्परेचर पे इनके बीच में उतनी एनर्जी सप्लाई हो ही नहीं पाएगी कि वहाँ पे कोई ब्रेकडाउन हो और वो कहाँ कहीं पे कहीं क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए सिग्निफिकेंट अमाउंट पे, तो हमारा वर्क हो पाए। इसके लिए हम एक अलग तरीका, अलग मेथड का उपयोग करते हैं और वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यू पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ suitable impurity is added to the pure semiconductor। यहाँ पे जो impurity है that is nothing but the dopant, और यहाँ पे जो प्योर सेमीकंडक्टर है these are the intrinsic semiconductor। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है मैनी फोल्ड में, और सच मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। और वो जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे थे तो उसको तो हम डोपेंट बोलते हैं और उसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। तो द एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। और जो इम्प्योरिटी एटॉम है वो है डोपेंट, और जो हमारे तरीका है ना जिससे हम डेलिबरेटली ऐड कर रहे हैं किसी डिजायरेबल इम्प्योरिटी को, उसको हम डिफाइन कर देते हैं एज डॉपिंग। सच अ मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड डॉप्ड सेमीकंडक्टर। तो तुम देख सकते हो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के दो और नाम है। फर्स्ट, वो इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, उसको हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं। So the dopant मतलब impurity has to be such that it does not distort the original pure semiconductor lattice। अब ऐसा नहीं कि तुमने कोई ऐसा डोपेंट डाला जो पूरा लटाइस स्ट्रक्चर को ही खराब कर दे, तो ऐसा हमें स्ट्रक्चर नहीं लेना है, ठीक है। नाउ a necessary condition to attain this is that the size of the dopant यानी कि जो साइज है impurity का और सेमीकंडक्टर का वो नियरली सेम होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ हमारी लटाइस को प्रॉब्लम नहीं होगा, लटाइस स्ट्रक्चर को जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। तो हमने डोपेंट देख लिया दैट इज इम्प्योरिटी, और उसका कंडीशन क्या था, उसका साइज, उसका कंडीशन है कि ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होनी चाहिए दोनों के, डोपेंट का और इंट्रिंसिक वाले सेमीकंडक्टर के। देन देयर विल बी नो ब्रेकडाउन ऑफ द लटाइस स्ट्रक्चर, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में वो बना रहेगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डोपेंट्स जो हम देखते हैं। तो पहला डोपेंट होता है दैट इज टेट्रावैलेंट एडिशन, एंड द नेक्स्ट वन इज द पेंटावैलेंट एडिशन। तो हम टेट्रावैलेंट में देखो, नहीं सॉरी, टेट्रावैलेंट में हम एडिशन करते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप का जो एडिशन होता है दैट इज पेंटावैलेंट, और जो एक और होता है वो होता है ट्राईवैलेंट। तो हम जो पेंटावैलेंट बोलते हैं इसको हम लोग एन टाइप भी बोल देते हैं, एन टाइप। यहाँ पे हम एर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस को यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा किसका फैमिली का है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, नहीं नहीं, यस, ये नाइट्रोजन वाली फैमिली के बोल रहे हैं। नाउ और जो हमारा ये ट्राईवैलेंट वाला है ये किसके फैमिली का है, बोरोन वाले फैमिली का है, ठीक है, लाइक इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। So we shall know now discuss how the doping changes the number of charge carrier and hence the conductivity of semiconductor take place। अब यहाँ पे देखो, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ये अनबाउंड है, मतलब ये फ्री मूविंग है, और ये किसके डॉपिंग को दिखा रहा है, दैट इज शोइंग द एन टाइप। ओके, तो एन टाइप में देखो, अब हमें रिक्वायरमेंट कितने की थी, हमें 4 की रिक्वायरमेंट थी और एन टाइप के पास है 5। तो 4 ने कंबाइन कर लिया इस 4 से, तो इसके पास बच गया कितना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री मूविंग रह गया। तो वही वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसका वैलेंसी 5 था, और कार्बन जो हमने जर्मेनियम या सिलिकॉन लेने थे उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4। तो एक तो बच जा रहा था ना। अब देखो यहाँ पे इसने समझा भी दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है और इसने 4 से कंबाइन तो कर लिया, 4 से कंबाइन कर लिया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाना है, तो वही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे। तो मेनली इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं जिससे क्वेश्चन क्रिएट हो सके। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं होता, किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम डॉप करते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट के साथ, जिसकी वैलेंसी होती है +5। और सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो क्रिस्टल लटाइस हम क्रिएट करते हैं वहाँ हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, और हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। बट हमारे पास तो ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, तो उसको हम देखते हैं। So 4 of its electron bond with the 4 silicon neighbors, while the fifth remain very weakly bound to its parent atom. And this is because the 4 electrons participating in the bonding are seen as a part of effective core of the atom by the fifth electron। यहाँ पे assertion reason के अगेन क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, सपोज करो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो हमारे पास +5 वैलेंसी वाला था, और यहाँ पे कोई हमारे पास सपोज करो सिलिकॉन था, तो इसको रिक्वायरमेंट थी 4 की, तो इसने तो अपना क्रिएट कर लिया 4 ऐसे ऐसे करके अपना, ठीक है।
तो इसके पास एक और जो इलेक्ट्रॉन बच गया वैलेंसी, तो वो काफ़ी वीकली अटैच था अपने पेरेंट एटम से, यानी कि जो पेंटावैलेंट एलिमेंट्स थे उनसे काफ़ी वीकली अटैच था। और ये क्यों था? बिकॉज़ जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग में आर सीन एज़ द पार्ट ऑफ इफेक्टिव कोर ऑफ द एटम बाय द 5th इलेक्ट्रॉन। वो इफेक्टिव कोर की तरह देखे जा रहे थे उस 5th एटम के द्वारा, सॉरी 5th इलेक्ट्रॉन के द्वारा, एंड दैट इज़ व्हाई ये काफ़ी वीकली अटैच था अपने पेरेंट एटम। As a result, ionization energy required to set this electron free is very small and even at room temperature पे इसको हम free कर सकते हैं। तो it will free to move in the lattice of the semiconductor। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इसने। Energy required is 0.01 electron volt for germanium and 0.05 electron volt for silicon। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जर्मेनियम के लिए कम है और सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ओवरऑल ये दोनों ही काफ़ी कम है। और ये काफ़ी इतनी कम एनर्जी है जिसकी वजह से 5th इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो ही जाना है अपने पेरेंट एटॉम से। तो ये वो आयनाइजेशन एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है 5th इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए अपने पेरेंट एटॉम से। अब वो सिलिकॉन के लिए 0.05 ईवी है और वो जर्मेनियम के लिए 0.01 ईवी है, एंड वी कैन से दैट कि यहाँ से क्वेश्चन तो क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू द energy, wait a minute, let me highlight this. This is contrast to the energy required to jump the forbidden end। ठीक है, about 0.72 electron volt for germanium and about 1.1 eV for silicon। अब हमने यहाँ पे तो देखा आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि कुछ डिफरेंट था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है जंप करने के लिए उस फॉरबिडन बैंड के लिए, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, तो वो कितना है? 0.72 ईवी है जर्मेनियम के लिए एंड 1.1 ईवी है यानी सिलिकॉन के लिए। यहाँ पे तुम देख सकते हो सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है दोनों में। अब वो आयनाइजेशन एनर्जी हो अपने पेरेंट से फ्री करने के लिए या वो फॉरबिडन गैप का एनर्जी हो, दोनों में सिलिकॉन का थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जर्मेनियम, बिकॉज़ बेस्ड ऑन द उसका जो ग्रुप होता है वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सिलिकॉन है वो नीचे प्रेज़ेंट होता है जर्मेनियम के, सॉरी सिलिकॉन है वो ऊपर प्रेजेंट होता है जर्मेनियम के। तो जो जर्मेनियम है उसके जो एटॉम्स होते हैं वो और ज़्यादा थोड़ी दूरी पे होते हैं, इनका एटॉम और थोड़ा बड़ा होता है, स्ट्रक्चर रेडियस में थोड़ा और गैप होता है, तो ये ईजी होते हैं ब्रेक डाउन करना, इसलिए इसको हर जगह से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड तुम इस चीज़ को समझ रहे होगे इफ़ यू हैव स्टडीड द केमिस्ट्री वेल। ओके, वेल क्या करते हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री अगर तुमने ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें पता चल रहा होगा। Thus, the pentavalent dopant is doping the extra electron for conduction and hence known as the donor impurity। बिकॉज यहाँ पे तुमने क्या डोनर इम्प्योरिटी क्या हो गया? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना फालतू का, और इसी की वजह से कंडक्शन भी हो रहा है फालतू क्या ही। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटॉम डिपेंड्स स्ट्रांगली अपॉन द डोपिंग लेवल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो तुमने ये देखा इंट्रिंसिक में टेम्परेचर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, और एक्सटेंसिक में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको कोई मतलब ही नहीं है इंक्रीज इन एनी एम्बिएंट टेम्परेचर। बट वो डिपेंड कहाँ पे कर रहा है? फिर ये डिपेंड है स्ट्रांगली ऑन द डोपिंग लेवल। अब तुम कितनी ज़्यादा इंप्योरिटी मिला रहे हो उसमें, इसमें इंट्रिंसिक में और एक्सटेंसिक में, वो तुम्हारी डोपिंग लेवल क्या है अब इस पे डिपेंड कर रहा है। क्या चीज़? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब उसका जो कंडक्टिविटी है वो चीज़। नाउ अब यहाँ पे देखो कुछ इंट्रिंसिक के बारे में बोल रखा है। The number of free electrons with the equal number of holes generated by silicon atoms increase weakly with the temperature। अब एक्सट्रिंसिक में तो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर का, बट इंट्रिंसिक में इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर बट वीकली डिपेंडेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमने ये देखा कि इसका जो चार्ज नेट होता है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ एन टाइप एंड पी टाइप। तो लेट्स, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है देख लेते हैं। अब हमारे जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर एंड सेकंड, जनरेटेड इंट्रिंसिकली। अब हम देखते हैं अगेन हम ये चीज़ मिलने वाला है हमारे टेक्स्ट। While the total number of holes NH is only due to the hole from the intrinsic source, ठीक है, but the rate of recombination of holes will increase due to the increase in the number of electrons. As a result, the number of holes would get reduced further. Okay, तो इस स्टेटमेंट्स में बस एक चीज पता चल रही है कि जो तुम्हारे होल्स जो जनरेट हो रहे थे ना वो किसकी वजह से जनरेट हो रहे थे? बिकॉज ऑफ द इंट्रेंसिक सोर्स, यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो होल छूट जा रहे थे।
तो यहाँ से सिर्फ होल जनरेट होता है, ओनली रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ नंबर ऑफ होल्स। बट अगर तुम जब इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हो तो वो दोनों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जब तुम्हारा जो इंट्रेंसिक सोर्स है उसकी वजह से भी कुछ ब्रेकडाउन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पर भी, और कुछ डिपेंड करता है जो तुमने इम्प्योरिटी जो ऐड कर दी है ना उसकी वजह से भी, ठीक है। जो डोनर इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं डोनर की वजह से भी, और कुछ इंट्रेंसिकली जो जनरेट हो रहे हैं ना अंदर के ब्रेकडाउन की वजह से उसकी वजह से भी। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। अब बस वही बातें हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर है वो नंबर ऑफ होल्स है, माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। तो Ni इज ग्रेटर देन NH, सेम चीज को यहाँ पे लिख रखा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर से तुम्हें पहले ये पता चल रही होगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट एलिमेंट अभी होता है बोरोन फैमिली का, ठीक है। बैगन, आलू, गाजर, these are the things, boron, aluminium and gallium. So let me highlight, this is obtained when silicon और germanium डॉप किए जाते हैं trivalent impurity से, like aluminium, boron and the indium. The dopant has one valence electron less than the silicon और germanium। यानी कि हमारे जो डोपेंट थे उनके पास तो 3 ही थे, और जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो रिक्वायरमेंट थी वो 4 की थी। यानी कि हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम की रिक्वायरमेंट एक कम रह गई ना। So therefore, this atom can form a covalent bond with neighboring 3 सिलिकॉन एटम्स, बट इसके पास वो चौथा नहीं होता जिसकी वजह से वो फोर्थ के साथ भी बॉन्ड क्रिएट कर पाए, उसके पास वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। So the bond between the fourth neighbor and the trivalent atom has a vacancy or hole as shown in figure 14.8। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक वैकेंसी रह गई है, उसको वो जरूरत थी पर वो पूरी नहीं हो पा रही है। नाउ thus the hole is available for conduction, we know that अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तुरंत जाके रीजनरेट होना चाहेगा, तो उसकी वजह से अगेन कंडक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पे नोट वाला पॉइंट है, that a trivalent foreign atom become effectively negatively charged when it shares the fourth electron with the neighboring silicon atom। Therefore जो हमारा dopant है from the p type material can be treated as the core of one negative charge along with associated hole, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा एक जो होल रह गया था वो पहली बात तो वो तो हमारा कंडक्शन करा दे रहा है। दूसरी बात, जो हमारा जो ये फॉरेन एटॉम था यानी कि जो हमारा डोपेंट था वो जो ट्राईवैलेंट था जो बोरोन फैमिली का है, वो इफेक्टिवली निगेटिव चार्ज्ड व्हेन वो शेयर करता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटॉम, ठीक है। देयरफॉर इसको जो डोपेंट है हमारा पी टाइप सेमी मटेरियल, इसको हम ट्रीट कर देते हैं एज अ कोर ऑफ वन नेगेटिव चार्ज along with it associated hole। अब यहाँ पे हम 14.8 में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रह गया किसके पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले लोगों के पास तो एक निगेटिव रह गया ना जिसको जनरेट होना था, जिसको शेयर करना था अपना, ठीक है। बट वो शेयर हो नहीं पाया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाया, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे एक होल की जनरेशन भी हो जा रही है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट हियर। ट्राईवेलेंट एक्सेप्टर एटॉम है, इंडियम है, एल्युमिनियम है, बोरोन है, डॉप्ड इन ट्राईवेलेंट सिलिकॉन और जेलियम, सॉरी टेट्रावेलेंट सिलिकॉन या जर्मेनियम, यहाँ पे में पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। पॉइंट बी है, ये पता चल रहा है कि कॉमनली यूज्ड schematic representation of p-type material which shows only the fixed core of the substituent acceptor with one effective additional negative charge and its associated hole। तो तुम्हें ये पता चलता है ना कि जो हमारा p टाइप है इसमें हमारा जो निगेटिव वाला है ना ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। वो कोर है निगेटिव चार्ज का और वो एसोसिएटेड है, और ये जो तुम्हारा होल है दिस इज फ्री, बट ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड है, ठीक है। सॉरी निगेटिव वाले हैं वो हमारे फिक्स्ड हैं। So for p-type semiconductor, the recombination process will reduce the number of intrinsically generated electrons to any। We have for p-type semiconductor, तो हम कह सकते हैं p-type semiconductor में जो number of holes होते हैं that is greater than number of electrons। अब यहाँ पे important point है जिसको note करना है, that the crystal maintains an overall charge neutrality। मैंने बोला था ना p हो या n हो, ओवरऑल ये न्यूट्रल होते हैं और चार्ज भी इनका जीरो होता है, कांस्टेंट होता है। एज द चार्ज ऑफ एडिशनल चार्ज कैरियर इज इक्वल एंड अपोजिट सो दैट द आयोनाइज्ड कोर इन द लटाइस। तो तुम कह सकते हो इन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बिकॉज अबेंडेंस ऑफ मेजॉरिटी करंट कैरियर्स द माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस्ड थर्मली have more chance of meeting the majority carriers
thus getting destroyed. Hence the dopant यानी कि जो हमारे foreign particles हैं, by adding a large number of current carriers of one type, अब वो number of holes add कर रहे हैं, number of electrons add कर रहे हैं, ठीक है, which becomes majority carriers indirectly helps to reduce the intrinsic concentration of minority. ठीक है, अब तुम इस चीजों को अच्छे से समझ चुके हो। अगर तुम्हारे जो इंट्रेंसिक जो क्रिएट हो रहे थे, जो माइनॉरिटी थे, अब वो होल थे या इलेक्ट्रॉन थे, मैटर नहीं करता है। बट जो तुमने डोपेंट की वजह से जो तुमने मेजोरिटी ऑफ द कैरियर ऐड कर दिया, उसकी वजह से ये जो माइनॉरिटी है वो अपना प्रॉपरली दोनों मैच करके वो अपना खत्म हो जा रहा है, रीजनरेट कर ले रहे हैं, ठीक है, और वो अपना नंबर रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो द सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डोपिंग. In the case of extrinsic semiconductor, additional energy state due to the wait a minute. अब ये देखो, in case of extrinsic semiconductor, additional energy state due to the donor impurity and acceptor impurity also exist. ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है, उनके पास एक एक्सटेंसिक इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी है, और उनके पास एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी है, और किसकी वजह से? एडिशनल एनर्जी स्टेट की वजह से पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास एडिशनल एनर्जी स्टेट्स भी हैं इम्प्योरिटीज़ की वजह से, अब वो एक्सेप्टर वाले हो या डोनर वाले हों, तो वो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में एक एडिशनल एनर्जी स्टेट्स को भी वो ऐड अप कर देते हैं। तो इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप silicon semiconductor, the donor energy level ED is slightly below the bottom EC of the conduction band, and electron from this level move in the conduction band with very small supply of energy. At room temperature, most of the donor atom get ionized, but only a few, मतलब बहुत ही कम, very few, 10 to the power 12 atoms of silicon get ionized. So the conduction, this is important, जो हमने अभी पढ़ा, जो conduction band है will have most electrons coming from the donor impurities. So keep in mind, intrinsic से ज़्यादा चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं किसकी वजह से? हमारे डोपेंट की वजह से। सिमिलरली जो हमारे पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं ना, पी वाले सेमीकंडक्टर, वहाँ पे जो हमारा एक्सेप्टर लेवल होता है ई ये स्लाइटली अबव होता है ईवी के, यानी कि वैलेंस बैंड के। तो अब हम देख लेते हैं, विद द वेरी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जंप इनटू द लेवल ऑफ एक्सेप्टर एनर्जी एंड आयोनाइज द एक्सेप्टर निगेटिवली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डायग्राम कुछ दे रखा है, उसको हम पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले देखते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए। पहली बात, ये जो हमारा टेम्परेचर वो 0 केल्विन से ज़्यादा है, दैट इज़ द रीज़न ये कंडक्शन करवा रहे हैं। अब तुम देख सकते हो जो तुम्हारा ये जो ईडी है वो बिलो है किसके? बिलो है कंडक्शन वाले के, ठीक है। तो जो तुम्हारा डोनर एनर्जी लेवल है दैट इज़ बिलो द क्या बोलते हैं, कंडक्शन वाले के। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे काफ़ी ही स्मॉल एनर्जी की मदद से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर सकते हैं, ठीक है। ओनली थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्लस 9 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एटॉम्स। अब यहाँ पे कुछ बता रखा है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ों को हमने टेक्स्ट में भी देख लिया था, तो अभी तुमने डायग्राम देख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो तुम्हारा ये है एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल है दैट इज स्लाइटली अबव किसके? ईवी के, बैलेंस वाले के। अब हम देख लेते हैं एक बार टेक्स्ट को, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तुम कह सकते हो ना यहाँ पे, कंडक्शन बैंड विल हैव द मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम, ये हमने देख लिया। फोर पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ से हमें देखना था, जो हमने डायग्राम देखा है उसके लिए। फोर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो एक्सेप्टर लेवल है ई का, ये स्लाइटली अबव है ईवी के, जिसकी वजह से, मतलब ईवी कौन है यहाँ पे? बैलेंस बैंड है ना, तो जिसकी वजह से काफ़ी स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड नीचे वाले से जंप कर जाता है अपने एक्सेप्टर वाले पे, ठीक है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे, और आयोनाइज कर देता है एक्सेप्टर को, और ये निगेटिवली होता है। हमने पहले भी देखा था, ये निगेटिव कोर करते हैं कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सिमिलर केस में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी देखा था, ये जो हमारे डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं, एनर्जी लेवल बिकॉज ऑफ द डोनर इम्प्योरिटी, ये स्लाइटली किसके थे? स्लाइटली अबव थे। Wait a minute. In the case of extrinsic semiconductor, additional energy states due to the donor impurities and acceptor impurities also exist. ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब समझ रहे हो? इस टेक्स्ट को समझने से ज़्यादा बेटर है तुम इस डायग्राम को देख के समझ लो अच्छे से। जो हमारा कंडक्शन बैंड है
दैट इज स्लाइटली अबव द डोनर, ओके। और जो यहाँ पे हमारा एक्सेप्टर है वो स्लाइटली अबव है वैलेंस के, और यहाँ पे वो काफ़ी लोअर एनर्जी में आयोनाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हम देख सकते हैं, ओके। एंड बाय दिस ये कंडक्शन करवा पाते हैं। बस अब इतना समझ लो। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एनर्जी बैंड तो सिलेबस से ही जा चुके हैं, बस हम इसको एज अ सेफ साइड के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल 14.2, suppose a pure silicon crystal has इतना atom, it is doped by 1 ppm concentration of pentavalent, calculate the number of electron or hole, और यहाँ पे Ni हमें दे रखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है ना, इसको हमने अच्छे से देखा था, वो फार्मूला है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni टू द होल स्क्वायर। अब कुछ मत पढ़ो तुम टेक्स्ट को, सिर्फ देखो कि ये क्वेश्चन तुमसे हो पा रहा है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें वैल्यू पता है, देखो टेक्स्ट में हमारे दे रखा है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस साइड, ओके, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो द नंबर ऑफ sp एटॉम इसमें कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन से अब यहाँ से ऐसे उठाते चलो। यहाँ पे जो नंबर है तुम्हारे सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 28 एटॉम्स पर मीटर क्यूब। नाउ अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है 1 ppm किसको बोलते हैं। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 ppm इज नथिंग बट द पार्ट पर मिलियन। सो मिलियन का नंबर क्या होता है, 10 टू द पावर 6, मिलियन नहीं कि 10 लाख, तो तुम कर सकते हो। नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ पेंटावेलेंट एटॉम ड्रॉप्ड इन SI क्रिस्टल, हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेंटावेलेंट एटॉम ड्रॉप्ड इन SI क्रिस्टल इज इक्वल टू, या इसको हम कह सकते हैं यही वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 28 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है, जिसको हम बोलेंगे 10 टू द पावर 6, एंड दस हमारा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 22, ओके, पर मीटर क्यूब। नाउ अब हमने तो एक चीज़ फाइंड आउट कर लिया जो हमें फाइंड आउट करने को बोला था। तो अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स। तो हमने इसका एक फॉर्मूला देखा था, दैट वाज सॉरी number of holes into number of electron that is equal to Ni to the whole square। और हमारा Ni का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। तो इसका तुम होल स्क्वायर कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 22, एंड 1.5 इंटू 10 पावर 16 का तुम स्क्वायर करोगे दैट विल बी इक्वल टू 2.25, बिकॉज 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, एंड 10 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 22, एंड दस इट विल इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर +9, है ना, +9 आएगा ना, हाँ ठीक है। और ये भी किस में है हमारा, मीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल 14.2 देख लिया। नाउ अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं, और जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा दैट लेक्चर विल कंटेन हमारा लॉजिक के गेट को भी कंप्लीट करेगा, बिकॉज लॉजिक गेट के लिए हमें ओल्ड एडिशन के PDF को लेना है, PN जंक्शन फ्रॉम 14.5 टू टिल लास्ट हम समरी कंप्लीट करते हुए चैप्टर को एंड कर देंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड वॉच। मैं इसको शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ बिकॉज ईजी रहेगा करने में, अगर ये दो लेक्चर्स में अवेलेबल रहेंगे तुम पार्ट वाइज कंप्लीट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। जो भी तुम्हें लगे कि ऐसा और इम्प्रूव हो सकता है तो यू कैन टेल मी कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई नई सीरीज या एग्जाम्पलर में सॉल्व करना है, कब से स्टार्ट करना है, यू कैन ऑल्सो रिफर, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो लेक्चर 2 होगा आई आई पिन इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ से तुम उसको देख लेना। दैट लेक्चर विल बी ऑल्सो अराउंड ऑफ 1 आवर। और ये जो चैप्टर में हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया,
इससे हमने मोर देन 50% हमने एरिया को कवर कर लिया है। नाउ यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करना है, जिससे श्योर 2 क्वेश्चन तो ज़रूरी बनेंगे। पीएन जंक्शन से कोई स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन बन जाए और हमारी लॉजिक गेट से कुछ बन जाए। अब तुम देख सकते हो ना, यहाँ पे ये जो न्यू एडिशन है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें कट चुकी हैं और यहाँ पे लॉजिक गेट वाले टॉपिक को इसने रिमूव कर दिया है, ठीक है? तो हम लॉजिक गेट को साथ में अटैच कर लेंगे और देन हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके? और जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एनसीईआरटी सीरीज, हम लोग उसमें अपने इस चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और जो हमने इसके जो क्वेश्चन है टेक्स्ट वाले, जैसे हमने 14.21 एंड 14.1 और 14.2 हमने करा, तो वी आर डूइंग दिस अलॉन्ग विद द चैप्टर रीडिंग, बट जो हमारे एक्सरसाइज और जो हमारे एग्जाम्पलर होंगे विल डू इन द डिफरेंट सीरीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एनसीईआरटी, ओके? So thanks for watching. Do like and subscribe and bye, and go and watch lecture 2 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके बाय।